Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 22nd lecture and I'm your instructor Sayyida Arujna. Class, in today's lecture we are going to talk about the free cash flow calculations. Like in previous lecture, we discussed about the introduction of free cash flow. Free cash flow क्या होता है, उसकी benefits and limitations पे बात की, और इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट वेज से जो फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं उनको देखेंगे, उन फार्मूलाज को देखेंगे, उन फार्मूलाज को किस तरह उनकी डेरिवेशन हुई है और उस पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि उससे कैसे फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट होता है. तो हर कंपनी जो है वो अपनी डेटा अवेलेबिलिटी, जो भी उनका अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो. डिफरेंट नेचर्स की कंपनी होती हैं. किसी कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स कुछ मिसिंग होते हैं, कुछ अवेलेबल होते हैं. सब कंपनीज का एक सेम डाटा नहीं होता. लाइक हमने अब ये जो असाइनमेंट की है डिफरेंट कंपनीज लेके, तो इसमें हमने देखा कि कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू नहीं थी. वो उसको उनके डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही नहीं होते, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही नहीं होती. तो क्योंकि कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज थी, तो डिपेंड करता है, इसी तरह डिपेंड करता है कि किस कंपनी का किस नेचर की कंपनी है और कौन सा डाटा या कौन से फाइनेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अवेलेबल हैं और कुछ के अंदर मिसिंग होते हैं. तो बेस्ड ऑन डाटा अवेलेबिलिटी और जो फाइनेंशियल कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, हर कंपनी अपने अपने चॉइस का या अपनी डाटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो. तो रिगार्डलेस आपके इनमें से कौन सा मेथड आप यूज करें, इन 4 मेथड्स के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट और जो फाइनल आंसर होता है फ्री कैश फ्लो का, वो इन 4 मेथड्स का सेम ही होगा. इट शुड बी सेम whether you are calculating by operating cash flow or by calculating sales revenue or by net operating profit या net income लेके आप free cash flows को calculate करते हैं, but the ultimate answer should be same. There are 4 different ways for calculating free cash flow जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं. Operating cash flow, by using operating cash flow, by using sales revenue, by using net operating profit or by using net income. Starting with using the operating cash flow. Let me tell you, this is the most simplest method of calculating free cash flow. और इसमें ऑपरेटिंग सिंस आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो मींस कि जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस किया था और उसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी, इसका डायरेक्ट रिलेशन उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ है. इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इट इज रिलेटिंग टू दैट ऑपरेटिंग नेचर ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्टिविटीज. उसके साथ हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी उसमें देखा था और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की भी देखा था. बट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हम मेथड यूज कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो, इट इज डायरेक्टली रिलेटिंग टू दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम कैश फ्लो. वहां से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अब देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज चाहिए होती हैं. ऑपरेटिंग कैश फ्लो, by using operating cash flow you can calculate the free cash flow is the most common and simplest form method, जिसमें 2 वैल्यूज हमें चाहिए होंगी. एक वैल्यू वो होगी जो हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की जो वैल्यू हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें मिलती है, वो वैल्यू हम लेंगे और उस वैल्यू में से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू को माइनस करेंगे. अब इस फॉर्मूला के अंदर जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वैल्यू है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलेगी और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू है वो हमें मिलेगी बैलेंस शीट से भी मिल सकती है और वो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की होती हैं वहां से भी मिल सकती है. अब ये देखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है. कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका फिक्स नेचर का ऐसा एक्सपेंस है
जो कि आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ रिलेट करता है। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई इक्विपमेंट ऐसा, कोई मशीनरी ऐसी परचेज की कि जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथ करती है, जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनहांस करती है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो उसकी वैल्यू, वो आपका करंट नेचर का भी हो सकता है, वो आपका फिक्स नेचर, लॉन्ग टर्म नेचर का भी हो सकता है। तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल नेचर के हैं और जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथ करते हैं, बिजनेस के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। और वो हम जब ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से कैपिटल एक्सपेंडिचर, या इसको कैपेक्स भी कहते हैं, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो की वैल्यू आ जाएगी। एंड और ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो। कैपेक्स की वैल्यू मैंने आपको बताया, ये बैलेंस शीट में भी मिल सकती है। इसमें आप फिक्स एसेट्स की वैल्यू के अंदर कोई इक्विपमेंट परचेज है, कोई प्लांट, कोई फैक्ट्री, कोई मशीनरी, कोई आपकी करंट एसेट्स के अंदर कोई इस तरह के कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी वैल्यू वहां पे आपको गिवन होगी, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो वो वैल्यू जब आप इसमें से ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से माइनस करेंगे, यू विल गेट द फ्री कैश फ्लो। सेकेंड मेथड जो है, वी आर गोइंग टू यूज द सेल्स रेवेन्यू। अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो को यूज नहीं करते, और कुछ एनालिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करें फॉर कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो, रादर देन सिंपलेस्ट फॉर्म के ऑपरेटिंग कैश फ्लो से आप कैपेक्स को माइनस करके तो फ्री कैश फ्लो की वैल्यू ले लें। दे प्रेफर टू use different components from different statements। और फॉर एग्जाम्पल सेल्स रेवेन्यू के थ्रू अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट्स रिक्वायर होंगी, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट कंपनी की और जो आपकी बैलेंस शीट है, ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो। अब यहाँ पे हमने इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होती है आपकी सेल्स रेवेन्यू से, नेट सेल्स, नेट रेवेन्यू, नेट टर्नओवर, इससे स्टार्ट होती है। तो आपने वो सेल्स की वैल्यू ली, उसमें से सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करेंगे, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं आपके, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उनको माइनस करेंगे। जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उन सबको माइनस करेंगे, यू विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की वैल्यू है, इसमें से आपने टैक्सेस को माइनस करना है। कि जो आप टैक्स की लायबिलिटी आप पे कंपनी पे होती है, उसको आपने माइनस करना है इसमें से। तो जब आप जो आपका EBIT माइनस टैक्स की वैल्यू आप डिडक्ट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। लाइक आपने टैक्स पे कर दिया है, बट अभी आपने इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो है वो पे नहीं किया। और फाइनली आप उसमें से ये जो वैल्यू आपकी आएगी, इसमें से आपने माइनस करना है जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल है, उस वैल्यू को माइनस करना है। और फर्दर हम इसकी इलैबोरेशन में जाते हैं, इसको हम नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल भी कहते हैं इस वैल्यू को। और इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमारे पास जो सेल्स रेवेन्यू से हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए, वो इस तरह होगा, फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके अंदर आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों आ गई हैं, और टैक्सेस भी आपने इसमें से कॉस्ट भी माइनस कर दी और टैक्सेस भी माइनस कर दी। तो जो उसके बाद फिर आपने रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल, ये वैल्यू माइनस करनी है। अब रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, ऑपरेटिंग कैपिटल की वैल्यू क्या होती है, इसकी फर्दर इलैबोरेशन मैंने यहाँ पे इस तरह मेंशन की है। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल, ईयर 1 टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल, पहले साल का टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल, एंड ईयर 2 टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल जो है 2 साल का टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल की वैल्यू आपने लेनी है। और इनका इनको एक साल में से जो करंट ईयर होगा उसमें से आपने प्रीवियस को माइनस करना है। अब टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल क्या है? टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल ये होता है
कि जो आपका टोटल नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल है प्लस आपका जो नेट प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पीपीई की वैल्यू जो होती है, जो आपका ऑपरेटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो क्योंकि जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो आपका करंट नेचर होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, लेकिन जो प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट की वैल्यू होती है वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर होती है, वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स नेचर की होती है। तो वो वैल्यू जो आपकी लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, कि वो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू या आपको बैलेंस शीट से पीपीई की वैल्यू मिल जाएगी फिक्स एसेट्स के अंदर से। और जो नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल है, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट ऑपरेटिंग करंट एसेट्स माइनस ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को आप माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल की वैल्यू। अब ऑपरेटिंग करंट एसेट्स क्या होते हैं, कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री, ये तीन जो वैल्यूज हैं ये आपके ऑपरेटिंग करंट एसेट्स हैं। और जो ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इसके अंदर जस्ट आपके अकाउंट पेबल्स या जो आपके अक्रूवल्स हैं, जो आपकी पेमेंट्स आपने देनी है, और वो इसके अंदर एडअप होंगे। तो इन सब की इनको फर्दर इन सब वैल्यूज को फर्दर नैरो डाउन इसलिए कर लिया ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ये वैल्यूज ले क्यों रहे हैं, कौन कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। और सो बात यहाँ से ऑपरेटिंग करंट एसेट्स और ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी से स्टार्ट होती है, और इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री, और करंट लाइबिलिटीज के अंदर अकाउंट पेबल्स एंड एक्रूअल्स। इन दोनों का आपने डिफरेंस लिया तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल की। अब नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल प्लस जो आपका, क्योंकि ये करंट नेचर का हो गया वर्किंग कैपिटल, तो प्लस आपका जो फिक्स नेचर के इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिक्स नेचर का एक्सपेंडिचर आप इसको कह लें, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की कैश आउटफ्लो होगा इसका, नेट प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पीपीई, क्योंकि ये आपके बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू प्लस जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है, ये आपका टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल बनता है। और फिर ये टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल एक साल के जो करंट ईयर का है उसमें से आपने प्रीवियस ईयर का टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस करना है, और ये वैल्यू आपने जो माइनस करके आपकी वैल्यू आएगी, इसको आप रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल की वैल्यू कहेंगे, और इसको आप यहाँ पे माइनस करेंगे। सो हमने ये देखा कि फ्री कैश फ्लो जो हम सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरह होगा कि सेल्स रेवेन्यू लेंगे, उसमें से जो आपकी डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आपके इनडायरेक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, एक्सपेंसेस हैं, सारे आपने सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आपने माइनस किए, प्लस आपने जो टैक्सेस हैं वो भी माइनस किए, और उसके बाद आपने जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल है वो वैल्यू आपने माइनस की, एंड यू विल गेट द फ्री कैश फ्लो बाय यूजिंग सेल्स रेवेन्यू। थोड़ा सा इन ये जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इस तरह के फॉर्मूलाज के अंदर, इनको थोड़ा आप ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। इसके ऊपर हम कुछ इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ताकि आपको फर्दर इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप यूज टू हो इन फॉर्मूलाज को यूज करने में। अभी तो जस्ट इनका इंट्रोडक्शन है, इन 4 मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनका क्या क्या बाय हाउ मेनी वेज वी कैन कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लो, और फिर इनको जब हम वन बाय वन सारे मेथड्स को कर लेंगे कवर, देन वी विल try to calculate numericals by using all these formulas. So I hope कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। If still any question or queries, you are most welcome. Thanks for joining. Allah Hafiz.